हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से आप लोगों को विकास एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट 5 लेकर आए हैं, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार एसटीआरई 4.0, स्टेट आदि एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, आगत निर्गत विश्लेषण संबंधित है। तो आगत निर्गत विश्लेषण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सिमुलेशन, बी है वालरस, सी है रिकॉर्डो, डी है लियोनटिफ। तो आगत निर्गत विश्लेषण ऑप्शन डी लियोनटिफ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, गिब्सन वस्तु के लिए एंगल वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला, धनात्मक ढाल वाला, लंबी, क्षैतिज। तो गिब्सन वस्तु के लिए एंगल वक्र ऑप्शन ए ऋणात्मक ढाल वाला होता है। क्या होता है? ऋणात्मक ढाल वाला, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 3, मांग का नियम बताता है। तो मांग का नियम क्या बतलाता है? ऑप्शन ए जब मांग बढ़ती है तो कीमत बढ़ती है। ऑप्शन बी जब आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है। ऑप्शन सी जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ऑप्शन डी जब मांग घटती है तो कीमत भी घटती है। तो मांग का नियम बताता है कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त होती है। तो कब वृद्धि दर प्राप्त होती है जनसंख्या का आदर्श वृद्धि दर? तो तृतीय चरण में, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तटस्थता वक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इनका प्रतिपादन किए थे ऑप्शन ए हिग्स ने। कौन किए थे? ऑप्शन ए हिग्स ने। प्रश्न संख्या 6, आर्थिक सिद्धांत में सेटेरियस पैरिबस शब्द का प्रयोग बताता है। तो आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग क्या बताता है? अन्य बातें स्थिर है। क्या बताता है? अन्य बातें स्थिर है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7, बोल रहा है कि वैगनर का नियम है। वैगनर का नियम है। तो वैगनर का नियम क्या है? तो ऑप्शन सी राज्य व्यय के विस्तार का नियम। राज्य व्यय के विस्तार का नियम वैगनर का नियम है। प्रश्न संख्या 8 आते हैं, एक अधिकारी अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देगा यदि उसकी बिक्री कीमत कम है। किससे कीमत कम होगा होने पर अपनी उत्पादन बंद करेगा? तो ऑप्शन सी औसत परिवर्तनशील लागत से। ऑप्शन सी औसत परिवर्तनशील लागत से कम होने पर अपना उत्पादन बंद कर देगा। प्रश्न संख्या 9, व्यय कर लगाने का सबसे पहला सुझाव किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो व्यय कर लगाने का सबसे पहला सुझाव एन कॉल्डोर ने दिया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, लैफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो लैफर वक्र किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो कम कर दरों और बड़ी आय के बीच, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, बजट एक यंत्र है। तो बजट किसका यंत्र है? तो राजकोषीय नीति का, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या बात है 12, बोल रहा है कि यदि कीमत बढ़ती है तो सार्वजनिक ऋण के प्रत्यक्ष वास्तविक भार में क्या होगा? तो वास्तविक भार में होता है गिरावट, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, कॉप डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पर विचार किया जाता है?
कॉब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पर विचार किया जाता है? तो उत्पत्ति के 2 साधनों पर विचार किया जाता है। ऑप्शन ए 2 साधनों पर विचार किया जाता है। कितने साधनों पर विचार किया जाता है? 2 साधनों पर। प्रश्न संख्या 14, मांग की आड़ी लोच होती है। मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो ऑप्शन डी संयुक्त मांग वाली वस्तु में ऋणात्मक। ऑप्शन डी संयुक्त मांग वाली वस्तुओं में ऋणात्मक। क्या होगा? संयुक्त मांग वाली वस्तु में ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 15, उपभोक्ता साम्य में होगा जब। तो कब होगा उपभोक्ता साम्य में? तो उस समय साम्य में होगा जब mu x बट्टा पी एक्स बराबर mu y बट्टा पी वाई, यानी कि ऑप्शन ए होगा, तब साम्य में होगा। प्रश्न संख्या 16, एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थ की मांग लोच होती है। कैसी होती है? तो इकाई से कम होती है, लेकिन धनात्मक होनी चाहिए। इकाई से कम, धनात्मक, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है जनसंख्या विस्फोट जानकीकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था से संबंधित है? तो किस अवस्था से संबंधित है? तो द्वितीय अवस्था से, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह बताता है कि मांग की लोच क्या होती है? तो जब एक्स अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होता है अनंत, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 19, रंगराजन समिति का संबंध है। रंगराजन समिति का संबंध था। तो रंगराजन समिति का संबंध किससे था? तो रंगराजन समिति का संबंध था भुगतान संतुलन घाटा की समस्या से, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 20, आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर होता है। क्या होता है? माने किसके बराबर होता है आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच? तो आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच होता है 1 के बराबर, ऑप्शन ए। अब आगे प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 है, सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र है। तो सीमांत लागत ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन डी MCN इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? पूर्ण प्रतियोगिता की वह कौन सी विशेषता है जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पर लागू नहीं होती है? तो वह कौन सी विशेषता है? तो वह विशेषता है एकरूप उत्पादन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि यदि उपभोक्ता फलन सी बराबर 100 प्लस 0.8 वाई और विनियोग आई इक्वल टू 50 हो तो संतुलित आय स्तर होगा। तो इसका संतुलित आय स्तर होगा ऑप्शन बी 750। प्रश्न संख्या 24, ब्याज निर्धारित के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, किसके द्वारा व्याख्या की जाती है? तो ऑप्शन सी ISLM वक्र द्वारा, यानी कि दोनों द्वारा। प्रश्न संख्या 25, रिकॉर्डों के अनुसार भूमि के हस्तांतरण आय होती है। तो रिकॉर्डों के अनुसार भूमि का हस्तांतरण आय शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26,
निम्नलिखित में से किस संदर्भ में पूर्ण प्रतियोगिता निश्चय ही एकाधिकार से श्रेष्ठ होती है? तो किस में होती है? तो ऑप्शन बी आवंटन कुशलता में। प्रश्न संख्या 28 चलते हैं, 27। मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। मुद्रा के मूल्य का फिशर का समीकरण संबंध स्थापित करता है। तो किसके किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रा तथा मूल्यों के बीच प्रत्यक्ष तथा अनुपातिक संबंध, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28। गैट बातचीत का 8वां चक्र गैट बातचीत का 8वां चक्र किस शहर में प्रारंभ हुआ था? तो शहर का नाम था पुंटा डेल एस्टा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से सबसे कम तरल संपत्ति कौन है? तो सबसे कम तरल संपत्ति है ऑप्शन सी मशीनरी। प्रश्न संख्या 30। एक केंद्रीय बैंक शाखा नियंत्रण के निम्न तरीकों का प्रयोग करता है। तो कौन कौन तरीकों का प्रयोग करता है? तो बैंक दर नीति, खुलेआम बाजार की क्रियाएं, परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात, इन तीनों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, केवल 1, 2, 3। प्रश्न संख्या आते हैं 31। बोल रहा है बत्तख को इस प्रकार नोचो कि वह कम से कम विरोध का साथ चिल्लाए। यह कथन किनका है? तो यह कथन है कॉलबर्ट का, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कॉलबर्ट का। प्रश्न संख्या 32। तो प्रश्न संख्या 32 में निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिए। तो जो समीकरण दिया हुआ है उस पर विचार करना है। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी, समान अनुपातिक त्याग का सिद्धांत। समान अनुपातिक त्याग का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 33। बोल रहा है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34। काउंटिंग आउट प्रभाव क्या? काउंटिंग आउट प्रभाव क्या है? तो काउंटिंग आउट प्रभाव सरकारी व्यय में वृद्धि के प्रभाव से निजी व्यय में कमी होना है। काउंटिंग आउट प्रभाव, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष भारत की किसी भी पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं थी? तो कौन सा वर्ष पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं थी? तो वह था 1990 से 91। प्रश्न संख्या 36। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को हुआ था। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन होगा ए। प्रश्न संख्या 27। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई नहीं थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुख चेट्टी। आर के षणमुख चेट्टी। जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है उसमें से जॉन मथाई गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, जो कि ऑप्शन डी है। तो गणतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, न कि स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के षणमुख चेट्टी। प्रश्न संख्या 38। स्वतंत्र भारत सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति का सर्वप्रथम घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1900
85 में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, भारत में निम्न आर्थिक घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है हरित क्रांति, दूसरा है समाज के समाजवादी प्रतिमान का उद्बोधन, तीसरा है निम्न आर्थिक नीति, चौथा है 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है प्रश्न। तो आगे प्रश्न बोल रहा है कि इन घटनाओं को सही कालानुक्रम है। तो घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले क्या हुआ था? तो पहले हुआ था समाजवादी प्रतिमान का उद्बोधन 1930 में। फिर हुआ था हरित क्रांति 1966-67 में। फिर हुआ था 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और फिर अंतिम में हुआ था नवीन आर्थिक नीति 1991 में। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो पहले होगा 2 1 4 3। यहाँ ऑप्शन हम देखते हैं 2 1 4 3 का। तो 2 1 4 3 का ऑप्शन हमको मिलता है सी में। 2 1 4 3 का ऑप्शन क्या मिलता है? सी में। इसका हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 41, क्या बोल रहा है 41 में कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को बताता है? तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को कौन बताता है? तो ऑप्शन ए, विभिन्न व्यवसायों में कार्यशील जनसंख्या का वितरण, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 42, बोल रहा है कि बच्चों में कुपोषण का माप किया जाता है। तो भारत के बच्चों में कुपोषण का माप किया जाता है कैसे? तो ऑप्शन जाएगा डी, 3 वर्ष से कम उम्र के न्यून भार वाले बच्चे, भार वाले बच्चे, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 43, बोल रहा है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो न्यूनतम वैकल्पिक कर किस पर लगाया जाता है? तो फर्म के लेखा में अंकित लाभ पर, यानी कि ऑप्शन सी, फर्म के लेखा में अंकित लाभ पर। प्रश्न संख्या 44, भारतीय रुपयों का द्वितीय अवमूल्यन कब हुआ? यानी कि भारतीय रुपयों का दूसरे बार अवमूल्यन कब हुआ? तो दूसरी बार अवमूल्यन हुआ था 6 जून 1966 को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 जून 1966 को। पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में और तीसरी बार हुआ था 1991 में। तो यहाँ पर दूसरी बार पूछा है, तो दूसरी बार रुपयों का अवमूल्यन 1966 में हुआ था। प्रश्न संख्या 45, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में गरीबी की गहनता का आकलन नहीं किया? निम्नलिखित में से किसने भारत में गरीबी की गहनता का आकलन नहीं किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजकृष्ण ने। ऑप्शन डी होगा राजकृष्ण ने, ऑप्शन डी, राजकृष्ण ने। प्रश्न संख्या आते हैं 46, निम्न में से कौन सा एक कृषि क्षेत्र में नीली क्रांति से संबंधित है? कृषि क्षेत्र में नीली क्रांति से संबंधित है एक्वाकल्चर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या आते हैं 47, निम्न में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन शक्ति को प्रभावित नहीं करता है? तो साख सृजन शक्ति को प्रभावित नहीं करने वाला है वो है पूर्ति एवं लाभ दोनों अंतर्राष्ट्रीय में कम हो, साख सृजन को प्रभावित नहीं करने वाला है वो हो जाएगा पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन सी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है किसकी? तो जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से कम हो, यानी कि सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है कि पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से कम हो या पूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग से अधिक हो। तो जिनकी पूर्ति अधिक होगी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी को बोला जाता है सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी की मांग पूर्ति अधिक नहीं होती, कम होती है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक मस्ग्रेव द्वारा राज्य के राजकोषीय कार्यों में सम्मिलित किया जाता है? तो मस्ग्रेव द्वारा राज्य के राजकोषीय कार्यों में सम्मिलित किया जाता है वह है ऑप्शन डी, वितरण कार्य, ऑप्शन डी, वितरण कार्य। प्रश्न संख्या 50, कौन सा तत्व व्यापार की शर्त का निर्धारण नहीं है?
कौन सा तत्व व्यापार की सत्र का निर्धारण नहीं है? तो शर्त का निर्धारण नहीं है, मूल्य की स्थिरता, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या अब आते हैं 51, 51। प्रश्न संख्या 51, व्यापार अधिनियम वक्र का प्रतिपादन किया था। तो व्यापार अधिनियम वक्र का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए जेम्स मीड ने। कौन किया था? जेम्स मीड ने, ऑप्शन ए जेम्स मीड। प्रश्न संख्या 52, प्रश्न संख्या 52, हरित बक्सा व नीला बक्सा उपायों का संबंध है। तो हरित बक्सा व नीला बक्सा उपायों का संबंध किससे है? सहायिका के प्रभाव से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने असंतुलित समृद्धि का समर्थन नहीं किया था? तो असंतुलित समृद्धि का समर्थन किसने नहीं किया था? तो ऑप्शन ए आर रोडान ने समर्थन नहीं किया था। प्रश्न संख्या 54, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के लेखक कौन हैं? डेवलप्ड कंट्रीज के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी आर नर्क्स ने। प्रश्न संख्या 55, आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता रही है। तो आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या रही है? तो इसकी विशेषता रही है आधुनिक आर्थिक विकास की प्रमुख विशेषता रही है। तो इसकी विशेषता रही है प्रति व्यक्ति आय में व्यष्टि वृद्धि, प्रति इकाई श्रम की उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिक प्रौद्योगिकी की बढ़ाता प्रयोग। तो इसमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 56, मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सबसे अच्छे ढंग से की जाती है। तो मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना सबसे अच्छे ढंग से की जाती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मानव विकास सूचकांक द्वारा, ऑप्शन डी मानव विकास सूचकांक द्वारा किया जाता है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मानव कल्याण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना। तो प्रश्न संख्या आते हैं 57, 57, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार भारत की शीर्ष वस्तुगत निर्यात क्रमशः है। तो क्या क्या है निर्यात क्रमशः? तो है पहला है अभियांत्रिक वस्तुएं, उसके बाद हो जाएगा रत्न एवं आभूषण, उसके बाद हो जाएगा रासायनिक उत्पादन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रकार सही क्वेश्चन नंबर 57 का। प्रश्न संख्या 58, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 86,660 रुपया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 59, निम्न में से किसके द्वारा जनवरी 2017 में सेज इंडिया का मोबाइल ऐप शुरू किया गया था? तो सेज इंडिया मोबाइल ऐप शुरू किया गया था किसके द्वारा शुरू किया गया था? शुरू किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 60, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार वह उद्योग जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। किसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन ए है इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी है कच्चा तेल व उर्वरक, ऑप्शन सी है सीमेंट, ऑप्शन डी है कोयला। तो किसमें सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ऑप्शन ए इस्पात उद्योग में। तो इस प्रकार आज का 60 प्रश्नों का सेट यह समाप्त होता है। अब नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।